हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का स्वागत है इस आज की ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास में। और आज की इस प्लांट टैक्सोनॉमी की प्रैक्टिकल क्लास में हम बात करेंगे एस्कल पिएडेसी कुल के पादप कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का जो सामान्य नाम है वो आक या मदार होता है। इंग्लिश में हम इसको सैलो वर्ट भी कहते हैं। और यह पादप एक एस्कल पिएडेसी कुल का प्रारूपिक पादप है, बहुत महत्वपूर्ण पादप है। और हमारे यहाँ पर ये वीड के रूप में हर जगह देखने को मिल जाता है, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में। तो ऐसे में इसका स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस पादप में फ्लावर के माध्यम से, इसकी पत्तियों के माध्यम से जो है हम एस्कल पिएडेसी जो कुल है उसके लक्षणों को समझने की कोशिश करेंगे। और इस फ्लावर के बारे में हम एक पूरी जानकारी जो है यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके सामान्य नाम की चर्चा यहाँ पर कर ली है, और अब हम देखेंगे इसकी क्या हैबिट है और क्या इसका हैबिटाट है। तो अगर इसकी हम हैबिट की बात करें तो ये जो है एक सर्ब प्लांट है, छूप प्लांट है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से काफ़ी बड़े छूप के रूप में ये जगह जगह पर पाया जाता है। विशेषकर जो एक तरीके से कह सकते हैं जो बंजर भूमि है, शुष्क स्थान जो है उनमें ये पाया जाता है। जिसमें अगर हम देखें तो जो तरुण भाग होता है पादप का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरुण भाग जो होता है और साथ ही पत्तियों की जो निचली सतह होती है उस पर सफ़ेद मोमी परत जो है हमें इसमें दिखाई देती है। और आवास तो जैसा कि आपको बताया ही है कि यह बंजर भूमि में, मरुस्थलीय क्षेत्र में आराम से मिलता है, देखने को मिलेगा। जड़ की बात करें तो चूंकि एक द्विबीजपत्री पादप है तो ऐसे में यहाँ पर मूसला जड़ हमें दिखाई देती है। और तने की बात कर लेते हैं तो तने का जो है एक पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास दूसरी टिंग भी है जहाँ पर इसको आप देख पा रहे हैं। और तने की बात करें तो तने का जो तरुण भाग रहता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शाकीय होता है। तरुण भाग जो है ये जैसा कि हमने ले रखा है, लेकिन धीरे धीरे जब ये पादप पुराना हो जाता है तो इसका जो नीचे वाला जो मोटा स्टेम है वो वुडी हो जाता है, काष्ठीय हो जाता है। और ये जो है ऊर्ध्वतः होता ही है, साथ ही वायवीय होता है, अर्थात ये ऊपर पाया जाता है ज़मीन के ऊपर ठोस। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो तने का भाग है, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये तना जो है ठोस होता है और ये सिलेंड्रिकल या बेलनाकार होता है। शाखित तो है ही, ये देखिए ब्रांच्ड है। और ऊपरी भाग जो है वो थोड़ा रोमिल परत से आवृत रहता है। देखिए आप पत्तियों की सतह पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है इस तरीके से मोमी लेयर पाई जाती है, रोमिल सी परत यहाँ पर देखने को मिलेगी हमें। पत्तियों की निचली सतह पर भी मिलती है। और ये आप मेरी जो है फिंगर पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो है इस पे ये परत जो है अलग हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से जो है इसके ऊपर ये आवरण हमें देखने को मिलता है एक इस परत का। और अब हम देखेंगे कि इसमें जो है एक और महत्वपूर्ण लक्षण हमें देखने को मिलता है कि इस पादप के तने और पत्तियों में जो है हमें दूध या रबड़ छीर देखने को मिलता है। अगर हम इस पादप के तने में थोड़ा सा कट लगाएं तो आप यहाँ देखेंगे कि इस पादप से जो है दूध निकलता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम इसमें कट मारें तो इस तरीके से जो है दूध या रबड़ छीर निकलता है। अगर हम पत्ती में भी कट मारेंगे तो यहाँ से भी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इसको काटने पर दूध या जो रबड़ छीर है वो निकलता है। देखिए इस तरीके से दूध जो है, जो कि सफ़ेद कलर का दूध होता है, वो इस तने के प्रत्येक भाग से निकलता है। और अब हम बात कर लेते हैं पर्ण की। तो पर्ण जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पूरी एक ब्रांच जो है मेरे हाथ में लगी हुई है। और इसमें अगर हम देखें तो पर्ण के बारे में हम बात करेंगे तो ये देखिए ये पर्ण है इसकी। पर्ण अगर हम देखें तो ये पर्ण जो है शाखीय होती हैं, साथ ही साथ ये स्तंभिक होती हैं, अर्थात रेमल एंड कोलाइन होती हैं। शाखाओं पर भी लगती हैं, मुख्य स्तंभ पर भी लगती हैं। और पर्ण जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल सरल पर्ण है। और इस सरल पर्ण में हम देखें तो वृंत
जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि हम अवृंत पर्ण है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो पर्ण होती है उसमें वृंत का अभाव होता है। देखिए यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का वृंत हमें देखने को नहीं मिलेगा। और पर्ण जो है वो अगर इसकी हम बात करें आकृति की, तो ये जो आकृति है वो अधिगोलाकार आकृति के रूप में पाई जाती है। और जो पर्ण है वो सीधे स्तंभ पर जो है लगी हुई है, बिना इसके जो है पर्ण वृंत के। और ये अर्ध स्तंभलिंगी या सेमी एम्प्लेक्सियल टाइप की पर्ण होती है, जो कि हरी रंग की तो है ही। और इसका अगर अगला भाग देखें हम पर्ण का, तो वो निशिताग्र होता है, अर्थात थोड़ा नुकीला ये पाया जाता है। और इसमें दूधिया जो रबड़ क्षीर है, जैसा कि आपको बताया कि वो पाया जाता है। और पर्ण के अंदर अगर हम जालिका विन्यास की, स्रव विन्यास की बात करें, तो ये एक श्रीय जालिका व स्रव विन्यास हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और पर्ण का एक जो है हम पर्ण विन्यास देखें, तो पर्ण विन्यास हम यहाँ देख पा रहे हैं कि देखिए आपको यहाँ पता चल जाएगा पर्ण विन्यास का, कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो पर्ण हैं वो आमने सामने हैं। तो ये तो कंडीशन हो गई सम्मुख। और इससे अगर नीचे वाली देखें हम, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो निचले वाली पर्ण है वो इसके जस्ट समकोण पर है, और ये अगले वाली जो है कुछ इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाला जो पर्ण युग्म है वो ऊपर वाले पर्ण युग्म के बिल्कुल समकोण पर है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पर्ण विन्यास है उसको कहते हैं अपोजिट डिकशेट या सम्मुख क्रॉसवत विन्यास। तो हम एक बार पत्तियों के लक्षण को पुनः रिपीट कर लेते हैं। देखिए पत्तियां जो हैं ये शाखित और स्तंभिक होती हैं, अर्थात रेमल एंड कोलाइन होती हैं, सरल हैं, इनमें जो है अवृंति हैं, ये वृंत है नहीं। और अर्धस्तंभलिंगी पर्णाधार या सेमी एम्प्लेक्सिक्वल जो है इसमें लीफ बेस मिलता है। अर्धस्तंभलिंगी पर्णाधार का मतलब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पर्ण आधार है लीफ का, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो आधे स्तंभ को घेरे हुए रहता है। ये देखिए ये जो है लगभग आधे स्तंभ को एक पर्ण ने, इसके पर्णाधार ने घेरा हुआ है। और दोनों तरफ से हम देखें तो इसने पूरे स्तंभ को घेर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो लगभग इसके पर्णाधार ने आधे पर्ण, जो इसका आधार भाग है उसने आधे स्तंभ को घेर रखा है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है अर्धस्तंभालिंगी पर्णाधार या सेमी एम्प्लेक्सिक्वल लीफ बेस। और यहाँ पर हमें इस पत्ती के नीचे देखिए यहाँ पर कोई भी अनुपर्ण दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में ये जो पर्ण है वो एक्स स्टिपुलेट है। और विन्यास की हमने बात कर ली कि सम्मुख क्रॉसवत विन्यास, अपोजिट डिकशेट विन्यास यहाँ पर मिलेगा। और पर्ण जो है आप देखिए कि मोटाई लिए हुए है, अर्थात यहाँ पर जो पर्ण होती है वो लेतरी होती है, चर्मिल पर्ण पाई जाती है, जो कि लगभग अंडाकार आकृति की होती है। किनारे जो है इसके बिल्कुल चिकने किनारे हैं, अर्थात यहाँ पर जो है जो लीफ का जो ये आउटलाइन है, किनारे जो हैं वो कटे फटे नहीं है, बिल्कुल चिकने हैं। तो ऐसे में इसको हम इंटायर कहते हैं। और शीर्ष जो है इसका पैना है, जिसको निशिताग्र एक्यूट बोलते हैं। और पर्ण की निचली सतह पर हम देखें तो मुलायम जो है रोम हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मुलायम रोमों का आवरण पाया जाता है। और जैसा कि आपको बताया कि दूध या रबड़ क्षीर तो उपस्थित होता ही है। एक श्रीय जालिका व स्रव विन्यास पाया जाता है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो है मोटी स्रा पाई जाती है, जिसको मुख्य स्रा कहते हैं। इससे सहायक स्राएँ निकलती हैं, जो कि जाली का रूप में फैली हुई होती हैं। और वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए जो है इस पर्ण पर मोम का आवरण भी जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई इसकी पर्ण के बारे में, जिसमें हमने अपोजिट डिकशेट विन्यास देखा। जब हम पर्ण के प्रकार पढ़ते हैं तो वहाँ भी इसकी चर्चा करते हैं। और अब आ जाते हैं हम इसके बाद में इसके पुष्पक्रम पर। तो ये देखिए ये है इसका पुष्पक्रम, जो कि पत्ती के बिल्कुल कक्ष से निकल रहा है। और बहुत सारी जो शाखाएं हैं उसमें ये पुष्प बन रहे हैं। तो ऐसे में ये पुष्पक्रम, चूँकि कई सारी शाखाएं बन रही हैं, प्रत्येक शाखाओं पर ये पुष्पक्रम लगता है और इसके बाद में इसमें आगे कोई ग्रोथ नहीं होगी, तो ऐसा पुष्पक्रम कहलाता है पॉलीकेशियल साइम या बहुशाखी ससीमाक्ष। ये देखिए ये बहुशाखी ससीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम जो है हमें देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारी शाखाएँ निकलती हैं और ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में ये बहुशाखी ससीमाक्ष।
अब इसके हम फ्लावर की बात कर लेते हैं। इसके लिए हम इसके फ्लावरों को जो है अलग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसका एक फ्लावर अलग कर लेता हूँ इसके आगे की स्टडी के लिए। ये मैंने यहाँ पर इसका एक फ्लावर ले लिया है। ये देखिए, ये एक फ्लावर ले लिया है जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इस फ्लावर में आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या जो है इसमें सहपत्र और जो सहपत्रिका है वो प्रेजेंट है। तो इस पुष्प में जब हम देखेंगे जहाँ से ये पुष्प निकल रहा था, तो ये देखिए आप जहाँ पर ये पुष्प निकल रहे हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसमें सहपत्र और सहपत्रिकाएं जो हैं वो मौजूद हैं। देखिए आपको ये दिखाई दे रही होगी छोटी सी संरचना। तो सहपत्र और सहपत्रिकाएं यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये पुष्प जो होता है वो सहपत्री होता है, साथ ही सहपत्रिका युक्त होता है, और वृंत तो इसमें पाया ही जाता है। तो ऐसे में ये सहवृंत है, क्योंकि यहाँ पर वृंत मौजूद है। तो ये जो पुष्प है वो हमारा सहवृंत या पेडिसलेट है, और ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है। और चूँकि इसमें सारी जो दोनों ही जो जनन चक्र वो मौजूद है, तो ऐसे में ये पुष्प जो है हमारा वो बाइसेक्सुअल है या द्विलिंगी है। और सममिति की बात कर लेते हैं इसकी। तो ये जो पुष्प है इसको किसी भी काट से हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो ऐसे में ये त्रिज्या सम्मित है और सारे चक्र इसमें मौजूद हैं, तो ये कंप्लीट है। और 5 के चूँकि ये 5 की संख्या में इसमें बाह्यदल दलपुंज है, तो ऐसे में ये कंडीशन जो है पेंटामेरस। और कलर की बात करें तो वाइट पर्पल कलर के, अर्थात सफ़ेद बैंगनी रंग के पुष्प, जो कि आपको बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर सफ़ेद बैंगनी रंग, उसके जो है ये पुष्प इसमें देखने को हमें मिलते हैं। और चूँकि ये चक्रिक क्रम में विन्यासित रहते हैं इसके चक्र, तो इसलिए पुष्प जो है होता है वो साइक्लिक होता है। और हाइपोगाइनस कंडीशन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके इस पुष्प की बात करने के बाद अब इस पुष्प के सभी चक्रों को हम बारी बारी से देख लेते हैं। नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। कैलिक्स की संख्या आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो इसमें कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं वो 5 कैलिक्स हैं। और ये 5 जो कैलिक्स हैं वो पृथक हैं। कैलिक्स जो मिलेंगे इसमें वो स्वतंत्र मिलेंगे, और विन्यास जो होगा इनका वो क्विंकनशियल विन्यास पाया जाता है, जो कि जब हम इसको नग्न आँखों से देखते हैं तो ये आसानी से दिखाई भी दे जाता है। हालांकि मोबाइल की स्क्रीन पर ये आपको उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें जो है हमें बाह्यदलों में ये जो छोटे छोटे बाह्यदल दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये जो बाह्यदल हमें दिखाई दे रहे हैं ये 5 की संख्या में दिखाई दे रहे हैं। ये जो बाह्यदल हैं ये तीसरा बाह्यदल, और ये 4, 5 इस तरीके से संलग्न रहते हैं दलों के साथ में, जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये जो कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हैं वो जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर क्विंकनशियल विन्यास होता है। और लगभग नीचे से हम देखें तो ये दल के रंग में मिले हुए से ही हैं, तो ऐसे में इसको दलाब कंडीशन कहा जाता है। इनको जानने के पश्चात अब हम बात करेंगे इसके दलों के बारे में, अर्थात कोरोला के बारे में, दलपुंज के बारे में बात करेंगे। तो आप दल देख सकते हैं कि दल जो हैं यहाँ पर, अर्थात जो पेटल्स हैं वो 5 हैं। ये देखिए 5 पेटल्स हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये दल अगर हम देखें तो ये देखिए ये यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये जो दल हैं वो कंडीशन कहलाएगी हमारी जुड़े हुए दलों की, वो कहलाएगी संयुक्त दली या गेमोपेटलस। तो ये, और साथ ही बात कर लेते हैं दल विन्यास की, एस्टिवेशन की। तो दल विन्यास जो है यहाँ पर हमें ये व्यवहारतित देखने को मिलता है। देखिए व्यवहारतित में आप देखेंगे कि एक तरफ से जो है इसका किनारा हमें अंदर मिलेगा और एक तरफ से जो है ये बाहर मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक किनारा जो है वो बाहर की तरफ होगा एक के, और ये अंदर की ओर होगा। ये देखिए ये दल की अगर हम बात करें, देखिए एक तरफ से यहाँ बाहर है, ये दूसरे वाले को ढका हुआ है, और एक तरफ से ये इस वाले के अंदर है। तो और रंग की बात करें तो दलों का जो रंग है, जैसा कि आप यहाँ बहुत ही सुस्पष्ट देख सकते हैं, बैंगनी सफ़ेद रंग के जो है ये दल पाए जाते हैं, जो कि
बहुत ही स्पष्ट तरीके से हम यहाँ पर इनको देख पा रहे हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे पुमंग की। पुमंग की जो है संरचना को देखने के लिए जो है हम यहाँ दलों को हटा देते हैं, जिससे कि आप और भी बेहतर तरीके से इनको देख पाएँ। और एक बहुत ही विशिष्ट सी संरचना आप इसमें देख पा रहे हैं। देखिए, हालांकि दलों के साथ ये निचला वाला भाग जो है इनका जुड़ा हुआ होता है। और अब आप एक स्पेशल और ख़ास संरचना देख रहे हैं जो कि एक्सेल पीडीएसी कुल में हमें देखने को मिलती है। ये देखिए, इसमें हम यदि देखें तो पुमंग की बात करें तो पुंकेसर इसमें 5 होते हैं। 5 पुंकेसर हैं जो कि देखिए ये आउटग्रोथ हालांकि हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम कोरोनियल आउटग्रोथ भी कहते हैं। ये जो है ये सबसे पहले जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, इसको देखिए आप, इन 5 को हम कहते हैं, ये जो दिखाई दे रही है कोरोनरी आउटग्रोथ। कोरोनरी आउटग्रोथ दिखाई देती हैं ये, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर होती हैं। और ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसको हम गायनोस्टेजियम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये कहलाती है हमारी गायनोस्टेजियम। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो गायनोस्टेजियम है। और अभी हम चूँकि बात कर रहे हैं पुंकेसरों के बारे में, तो यहाँ पर हमें पुंकेसर 5 मिलेंगे, जो कि इस वर्तिकाग्र, ये जो देख रहे हैं आप वर्तिकाग्र, इस वर्तिकाग्र से जुड़ कर के एक स्पेशल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गायनोस्टेजियम बोलते हैं, पूवर्तिकाग्र छत्र बोलते हैं। तो गायनोस्टेजियम जो है हमें दिखाई दे रहा है। ये जो पूरी संरचना आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो संरचना है ये है गायनोस्टेजियम, जो कि मिलकर के बनी हुई है पुंकेसरों से और वर्तिकाग्र से। तो ये संरचना जो है हमें गायनोस्टेजियम कहलाती है। और इस गायनोस्टेजियम में देखें हम तो प्रत्येक जो पुंकेसर है 2 पॉलिनिया से और उनकी भुजाओं के द्वारा निरूपित होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर वाली जगह पर जो है ये स्ट्रक्चर पाई जाती है 5 कोनों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पंचकोणीय स्टिग्मा होती है। तो यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर पॉलिनिया जो है कार्पुस्कुलम से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमें कार्पुस्कुलम हालांकि मोबाइल में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम नग्न आँखों से देखते हैं तो ये जो है हमें दिखाई दे जाते हैं। और इनको हम यहाँ से देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये कार्पुस्कुलम दिखाई देता है, जो कि संरचना दिखाई दे रही है। और यहाँ से हम इन पॉलिनिया को अलग भी कर सकते हैं इस तरीके से, निडल की सहायता से पॉलिनिया जो है यहाँ से अलग भी हो जाते हैं। अगर हम इनको ऐसे निकालें तो कीट भी जो है इनको इसी प्रकार से निकालते हैं। तो ऐसे जो है हम, हालांकि ये एक बारीक सुई की सहायता से इनको निकाला जा सकता है इस तरीके से। ये जो है दोनों तरफ एक एक जो पॉलिनिया है इसमें रहता है। और ये जो दोनों पॉलिनिया हैं वो रेटिनाकुलम के द्वारा जुड़े हुए होते हैं कार्पुस्कुलम से। ऊपर जो है संरचना कार्पुस्कुलम पाई जाती है, उसके बाद में रेटिनाकुलम पाई जाती है, एक नलिकाकार संरचना। और ये रेटिनाकुलम जो है इन दोनों पॉलिनियम को जोड़ती है और एक पूरी जो स्ट्रक्चर है ट्रांसलेटर बनती है, जिसकी चर्चा हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ये आप देखिए, ये जो है डायग्राम में आप समझ सकते हैं इसको। ये जो देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से इसमें पॉलिनियम हैं दोनों, इनकी 2 संख्या होती है। और ये जो है इस तरीके से रेटिनाकुलम के द्वारा जो है ये लटके हुए होते हैं। और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कॉर्पुस्कुलम है, और ये कॉर्पुस्कुलम से जो है इस तरीके से रेटिनाकुलम द्वारा दोनों पॉलिनियम जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार इसमें अगर हम देखें तो ये जो पॉलिनियम है वो बना हुआ है परागकणों के मिलने से। ये सारे जो है परागकण मिलकर के पॉलिनियम का निर्माण करते हैं एक्सेल पीडीएसी कुल में, यहाँ जब जिसकी कैलोटोपिस प्रोसेरा की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें ये जो पूरा जो ये ट्रांसलेटर है, ये ट्रांसलेटर जो है पाया जाता है इस जगह पर। ये देखिए, इस जगह पर ये जो है ट्रांसलेटर हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलता है। पुंकेसर जो होते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको बताया कि मैंने जैसा कि बताया नीचे ये दलग्न होते हैं, दलों से ये थोड़े जुड़े हुए रहते हैं हालांकि। और इनके पृष्ठभाग पर ये जो कोरोनियल आउटग्रोथ है वो पाया जाता है, जैसा कि आपको बता ही दिया है कि ये जो कोरोनियल आउटग्रोथ है जो कि काफ़ी मासल सी स्ट्रक्चर रहती है,
देखिए अगर मैं एक कोरोनियल आउटग्रोथ को हटाऊं तो आप यहाँ पर ये बिल्कुल सुस्पष्ट तौर पर देख पाएंगे। ये देखिए ये जो है इस तरीके का कोरोनियल आउटग्रोथ जो है वो संलग्न रहता है। ये देखिए अगर इनको सबको हटा दें हम तो ये जो है आपका स्त्री केसर वाला जो भाग है हमें बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से दिख जाएगा। इनको मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ तो पुंकेसर वाला जो पार्ट है हमने यहाँ पर हटा दिया है। और अभी जो हमें दिखाई दे रही है संरचना, देखिए ये देखिए अब हमें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर मैं बात करूँ जायांग की, तो ये जो संरचना है हमें जायांग की दिखाई दे रही है, जिसमें आप द्विअंडपी कंडीशन बहुत ही साफ तरीके से देख सकते हैं कि 2 अंडप ये दिखाई दे रहे हैं। और इन 2 अंडपों में हम देखें तो ये निचला वाला जो पार्ट है जो कि आप ये देख रहे हैं ये ओवरी है, ये इसकी स्टाइल है। और स्टिग्मा जो पाई जाती है जिसको मैं हटा चुका हूँ, जो कि पंचकोणीय स्टिग्मा इसमें पाई जाती है, तो द्विअंडपी कंडीशन देखने को मिलेगी। और देखिए दोनों अंडप यहाँ चूंकि अलग अलग हैं, देखिए निडल मैंने इनके बीच में देखिए इंटर करा दी है, जिससे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अलग अलग हैं, ये शो कर रहा है। तो ये जो हैं अलग अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है हमारी व्युक्तांडपी या एपोकार्पस। और एक कोष्ठीय होता है यहाँ पर ओवरी, और सीमांत बीजांडनाश या मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। वर्तिकाग्र देखें हम तो ऊपरी भाग और वर्तिकाग्र संयुक्त होकर के एक पेंटा एंगुलर या पंचकोणीय जो है वर्तिकाग्र छत्र का निर्माण करते हैं, जो कि मैं हटा चुका हूँ अभी और आपको दिखाया भी था ऊपर। देखिए इस तरीके से ये 2 जो है ऊपर से जुड़े हुए रहते हैं, ये दोनों वर्तिकाएँ का जो ऊपरी सिरा होता है वो जुड़ जाता है। और अगर हम दूसरे नेक्स्ट फ्लोवर में देखें तो इस तरीके से जो है ये फ्लोवर के अंदर मौजूद रहती है। ये स्टिग्मा है आपकी, इसको गाइनोस्टेजियम मिल करके बन जाती है स्टिग्मा, और साथ ही साथ जो पुंकेसरों का भाग है वो मिल करके गाइनोस्टेजियम का निर्माण करता है। अंडा से हालांकि यहाँ पर ऊर्ध्व जो है हमें देखने को मिलेगा, और बीजांड विन्यास आपको बताया सीमांत होगा, और वर्तिकाग्र छत्र जो होता है वो बताया आपको कि ये पंचकोणीय या पेंटागोनल होता है। और इस पेंटागोनल कंडीशन को आप आसानी से इस फ्लोवर के अंदर देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से पंचकोणीय संरचना आपको दिखाई दे रही है। अब इन सब के बारे में बात करने के बाद में यहाँ पर हमने बाह्यदल पुंज पुमंग जायांग को जान लिया है। तो अब हम बात करेंगे इसके फल की। तो देखिए ये फल की अगर हम बात करें तो देखिए फल किस तरीके से लग रहे हैं। इस वाली अगर हम ट्यूंग में देखें तो देखिए फल जो है इस तरीके से फल लगते हैं, ये छोटे फल हैं। और अगर मैं आपको बड़ा फल दिखाऊं तो देखिए इस वाली ब्रांच में ये बड़ा फल लगा हुआ है। देखिए इस तरीके से एकल फल लगते हैं, एक फल यहाँ भी केवल जो है समूह में भी 2-2 फल इस तरीके से लगे हुए होते हैं। और इस फल को हम तोड़ करके अलग कर लेते हैं। ये जो फल आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फॉलिकल फल, या फॉलिकलों का पुंज भी कहते हैं इसको। इस देखिए ये दूधीय जो है दूधीय स्राव जो लेटेक्स इसमें से निकलता है, जो कि मृदबिद पादप का भी लक्षण प्रदर्शित करता है। तो ये जो है काफ़ी मोटा जो है फल इसमें देखने को मिलता है, और जो कि इस तरीके से अगर इसको हम बीच में से अगर इसको काट करके अलग करें तो आपको जो है इसके अंदर बीज भी दिखाई दे जाएंगे। मैं यहाँ इसको काट करके अलग कर लेता हूँ। इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं 2 भागों में। और ये देखिए कुछ इस तरीके की संरचना का जो है ये इसका फल होता है। इसको भी हम काट करके अलग कर लेते हैं, इसके दोनों पार्ट्स को। और ये देखिए ये जो है इसके बीज हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी कुछ समय पश्चात ये बीज एक तरीके से परिपक्व होकर के डिस्पर्सल के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस प्रत्येक बीज के साथ में बाद में जब ये परिपक्व हो जाएंगे तो ये प्रकीर्णन करेंगे। और इस प्रत्येक बीज के साथ में ये देखिए ये एक अकेला बीज है इसका,
प्रत्येक बीज के साथ में सिल्की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो रोम सूमन संरचनाएं हैं, ये संलग्न रहती हैं जो बीज को दूर तक ले जाती हैं। तो ये तो हो गया इसका फल फॉलिकल, जिसकी हमने बात करी। और फल के बाद में अब हम जान लेते हैं इसका पुष्पसूत्र और साथ ही इसका फ्लोरल डायग्राम। तो ये जो है इसका फ्लोरल डायग्राम है जो हम आसानी से बना सकते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इसका ओवरी वाला पार्ट है, और ये जो है इसमें हमने दिखाया कि ये जो है ये इसके दल हैं। तो ये जो है हमारे दल जो कि संयुक्त हैं, इसमें देखिए संयुक्त हैं, ये सभी जुड़े हुए हैं, और ये बादल जो कि युक्त थे, और ये पत्रों को शो कर दिया है। और फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो इसमें फ्लोरल फार्मूला जो है BR और जो है त्रिज्या समेत, और ये द्विलिंगी, और के यहाँ पर 5 हैं जो कि अलग अलग हैं, C5 हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं एंडोसियम के साथ संलग्न। एंडोसियम जो है वो दलों के साथ संलग्न रहते हैं, कोरोला के साथ संलग्न रहते हैं, 5 की संख्या में होते हैं एंडोसियम और जुड़े हुए होते हैं आपस में। और गायनेसियम जो है द्विअंडापी होता है, युक्तांडापी होता है, और अंडाशय जो होता है यहाँ पर वो ओवरी जो है वो हमें देखने को मिलता है, सुपीरियर हाइपोगोनस कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये तो बात हुई इस कंप्लीट फ्लावर की, और इसी के साथ में आज की हमारी यह प्रैक्टिकल ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।